नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चोपड़ा जी, कल करनाल में मीटिंग थी चुनाव को लेकर, चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी आपने? मैंने तो करी हुई है। मैं तो जिस दिन से चुनाव जीता था अगले दिन से ही चुनाव मूड में आ गया था। और लेकिन अब हमारी पार्टी जो है, उनके कार्यकर्ता और हमारे जो पार्टी के जो जितने पदाधिकारी हैं वो सब अब घूम रहे हैं सब जगह और अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि कैसे आपने जन जन तक मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है, उनके विकास के जो किस्से हैं सारे, उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। तो क्या 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 विजन रखा है? कल मीटिंग थी, अहम मीटिंग थी आपकी करनाल में। कितनी सीटें, या लोकसभा या विधानसभा की कितनी सीटें लेकर चल रहे हैं? देखिए, कल की जो मीटिंग थी वो करनाल के हमारे ज़िला हमारे संसदीय क्षेत्र की मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की। और सुरेश भट्ट जी जो हमारे हैं, उन्होंने कल मीटिंग ली। तो इसी तरह बाकी जो संसदीय क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी भट्ट साहब जा रहे हैं और दूसरे भी जो कमेटी के लोग हैं जिनको बनाया गया है सर्वे करने के लिए या दूसरे कामों के लिए, वो भी जा रहे हैं। तो कल की मीटिंग में तो हमने ये बात हुई कि भी किस तरह से हम अपनी 9 विधानसभा सीटों के ऊपर कार्य करें, हमारे कार्यकर्ता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और जिलाध्यक्ष हों या उपाध्यक्ष हों या सारे जितने भी हैं, सभी ये हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, मैं ये समझता हूँ किसी भी पार्टी के लिए। तो उनको अब उत्साहित करने के लिए सब पदाधिकारी जो हैं हमारे पार्टी के बड़े, वो आ रहे हैं और सबको बैठ के मीटिंग हो रही है। जब बने थे आप 2 महीने बाद ही आपने अफसरशाही के खिलाफ झंडा उठा लिया था कि अफसरशाही करप्ट है, वो काम नहीं करना चाह रही। तो सीएम साहब के साथ भी पास भी आपने ये संदेश भेजा कि अफसरशाही हैवी है। अब आप अफसरशाही के खिलाफ नहीं बोलते, मतलब अफसर सेट हो गए या उनको समझा दिया है कि इस सरकार में ढंग से रहें? देखिए, उस समय जब मैंने ये कहा था तो मैंने आप पूरी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा था कि जो हमारे खट्टर साहब हैं वो बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं और शरीफ आदमी हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है उस समय की बात है, शुरू की, वो थोड़ा सा काबू से बाहर होती जा रही है और अपनी चलाना चाहती है। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारी सरकार जो थी प्रदेश में, वो समय बीतता गया और खट्टर साहब ने अपनी मजबूती कायम करनी शुरू कर दी। तो ऐसी परिस्थितियां बनी हैं अब कि अब मैं ये समझता हूँ कि पहले के मुकाबले जो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो अब सीधे रास्ते पे चलने शुरू हो चुके हैं। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक काम मतलब करने पे आ गई है। ख़ास तौर पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे पानीपत के जो डिप्टी कमिश्नर हैं। आप खुद समझते हैं, आप मैं कल उनके साथ हमारी मीटिंग थी विजिलेंस कमेटी की, तो उसके बाद प्रेस के लोग भी आए, सब बात हो रही थी। तो उनकी मैंने देखा, शहर के अंदर जनता की बात भी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं की बात भी हुई। वो मैं समझता हूँ कि एक अनमोल व्यक्ति पानीपत को मिला है। अगर उनको यहाँ पर 1.5 साल का समय मिल गया तो पानीपत की शक्ल काफ़ी बदलेंगी वो। तो इस तरह से मतलब मेरा कोई ब्यूरोक्रेसी से कोई झगड़ा नहीं है, वैर नहीं है। मेरा तो यही, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो आम जनता के कार्य हैं, जो हमारे ख़ास तौर पे जनता और हमारे कार्यकर्ता, सबको उनकी सुनी जाए। ब्यूरोक्रेसी जो है, अफसरशाही, उनको सुने और आम जनता के काम हों। उसी में हमारी सफलता है, उसी में सबकी सफलता है। तो ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी तो सर आपकी जितने भी मीटिंग होती है, जितने भी अभी भी हम लोग देख रहे थे कार्यकर्ता मीटिंग चल रही थी, उसमें लोग दुखी होकर अफसरों के खिलाफ ही आपके पास आ रहे हैं। जब अफसर काम नहीं कर रहे, फाइल उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये आपकी नज़रों में ठीक होगी कि वाकई में ठीक हो गए? ये कुछ केस ऐसे हैं जिनमें मैं जो लोग कहते हैं कि जी हमारी फाइल को उठा के, आज भी एक व्यक्ति ने कहा मेरी फाइल को उठा के फेंक दिया। आए थे लोग यहाँ पर 200, 400, 500 लोग थे आज। तो
कहते हैं कि जी हमारी फाइल को उठा के फेंक दिया, हमारी सुनते नहीं हैं। तो मतलब ये है कि थोड़ा बहुत अब जहाँ पर आपने पूरे ज़िले के लोगों का काम करना है और साथ में गांव भी हैं सब लगे हुए, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर अफसरशाही थोड़ा सा अपना धीरज से काम करें, लोगों की बातों को सुने, तो ऐसे एक दो किस्से जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी ठीक चल रही है, लेकिन अफसर आपकी सरकार को लोगों की नज़र में गलत दिखा रहे हैं। नहीं, अब मैं तो कह रहा हूँ कि अब अफसरशाही पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। और ख़ास तौर पे आप पानीपत की बात करो तो आपको जो डिप्टी कमिश्नर और एडीसी जो मिले हैं और जो आपके एसपी हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी टीम पानीपत की इस समय चल रही है। जबकि जब मैं शुरू में आया था तो जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और दूसरे लोग थे उनके साथ मैं जब उनके साथ इंटरेक्शन होता था मेरा, तो मुझे लगता था कि ये नहीं सुनते बात किसी की भी। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि आपको पता है ना, आपके जो डिवाइडर हैं ये नए डीसी ने आके किस तरह से खोल दिए हैं और कितनी सहूलियत हुई है ट्रैफिक को अब पहले से। तो और भी कल मीटिंग में बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे समय मिला है तो मैं और भी क्लीन करूँगी, पानीपत में गंदगी बहुत है, गंदगी को सफाई के मैं ऊपर करूँगी। तो मतलब एक अच्छी टीम है, पानीपत की बात मैं कर रहा हूँ। करनाल में भी एक बहुत अच्छी टीम हमारे बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में सुधार हो रहा है। एमपी साहब, विपक्ष भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका एक ही काम होता है कि एमपी साहब जब आएंगे उनसे ये जरूर पूछना कि उन्होंने काम क्या करवाया पूरी की पूरी 9 विधानसभा में, और अब बार वो चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, पिछले काम उन्होंने पूरे कर दिए या नहीं किए? देखिए ऐसे है, मैंने जितने भी काम किए हैं उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं अगर आपको बताने लगूं तो फिर ये इंटरव्यू आपका ना बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी 9 की 9 विधानसभाओं में, एक तो मैंने गांव-गांव जा कर के मैंने और मेरी पत्नी ने, हमने दोनों ने ही जाके एक एक गांव में लोगों को, मैंने जो एमपी लैड है अपना वो इस तरह से नहीं बांटा, मैंने गांव में जा कर के वहाँ की समस्याएं सुन करके लोगों की उस हिसाब से एमपी लैड का पैसा दिया है। तो और भी बहुत सी बातें हैं, मतलब कुल मिला के काफ़ी काम मतलब किया है। मैं अब उसके लिए लिस्ट तैयार करूंगा तो आपको फिर बता दूंगा सारा। अभी इस बार चुनाव में फिर आ रहे हैं, पहले तो आप ये कहते रहे कि राजनाथ सिंह या सुषमा स्वराज के कहने पे मैंने चुनाव लड़ा, अब अश्विनी चोपड़ा खुद चाह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। देखिए पहले तो उन्होंने मुझे सबने, हमारी बीजेपी के जितने नेता थे सबने कहा कि लड़ो चुनाव, तो मैंने मैदान में उतरा। और अब मैं जब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने काम किए हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि जनता अब ये चाहती है कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं, और मैं भी ये समझता हूँ कि मुझे दोबारा चुनाव मैं ज़रूर लड़ूंगा। तो टोल का मुद्दा नहीं सर हल हो पाया आपसे? गरोंडा की जनता इकट्ठा होगी, आप भी वहाँ पर गए थे, वहाँ टोल फ्री हो गया उनके लिए, पानीपत का टोल कब फ्री होने जा रहा है? देखो ऐसे है, घरौंडा का केस जो है ना वो उसमें भी मुझे 2 बार वहाँ जाना पड़ा, 1 बार नहीं 2-3 बार जाना पड़ा। और फिर मैंने ऊपर भी बात करी मंत्रालय में भी, तो वो तो ठीक हो गया वो। और आपको पता घरौंडा का जो टोल है वो पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं वहाँ पर। तो अच्छा, अब जब पानीपत की बात है, पहले तो हमने और अपने हमारे अध्यक्ष जी ने मिलकर हमने रास्ता खोल दिया था। उसके बाद अब मैं फिर जब बंद किया उन्होंने, अच्छा ये कंपनी जो पानीपत की है ना, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, L&T कंपनी का ये आपका टोल है। तो मैंने जब वहाँ पर मैं गया मंत्री जी के पास, सारी बात करी, आपको याद होगा हमने फ़ोटो भी लगाई थी जब हम मिले थे। तो उन्होंने फिर वहाँ पर युद्धवीर सिंह मलिक जो हैं वो NH1 के सेक्रेटरी हैं वहाँ, वो हम दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं, सहपाठी हैं हम। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा यार तू मुझे बता दो क्या असलियत क्या है। तो उसने मुझे बताया कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती पानीपत के टोल में ये होगी कि L&T कंपनी के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो लंबे पीरियड का कर लिया, आप समझो 5 साल का या 10 साल का या 15 साल का कर लिया होगा। अब आगे के जो टोल हैं उनमें उन्होंने ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं। पहला टोल था ये, आप समझिए जब बना था ना, सबसे पहले टोल ये बना था, तो उनको नहीं पता होगा, बन गया। अब उनका ये कहना है कि अगर हम L&T के अफसरों के खिलाफ जाकर के कोई ऑर्डर पास करते हैं, जैसे कि वो टोल वाले लेते हैं, तो ये कोर्ट में चले जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट दिखा करके स्टे ले लेंगे। कहते फिर तो लंबा और भी लंबा काम हो जाएगा।
तो मैंने कहा फिर इसका रास्ता निकालें। तो कहते हम उनसे मीटिंग, उनकी 2-3 मीटिंग हुई। मैं L&T के अफसरों के साथ भी बैठा और मंत्रालय के लोग भी बैठे, 2-3 मीटिंगें कर चुका हूँ। अभी जारी है प्रयास, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। मतलब आपके MP रहते हैं इसी टर्म में पानीपत का टोल फ्री हो सकता है? कोशिश तो है पूरी, मैं चाहता भी हूँ ऐसे ही हो। तो सर मोदी साहब के साथ आपकी मीटिंग भी होती रहती है। विपक्ष जो है, कांग्रेस के जो लोग हैं, आरोप यही लगाते हैं कि जनधन योजना जो शुरू की, योजना तो शुरू कर दी, खाते में पैसे नहीं है किसी के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, वो पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया। जो GST का चक्कर था उसमें व्यापारियों का पैसा अभी तक वापस नहीं आ रहा। व्यापारी भी दुखी हैं, आम पब्लिक तो वो लोग सुखी है जिनको सरकार से या प्रशासन से कोई काम नहीं लेना। ठेकेदार जो 2 नंबर का काम करने हैं वो सरकार से तंग नजर आ रहे हैं, ये लोग हम भी महसूस करते हैं। तो ये बड़े मुद्दे जो हैं फील्ड में हैं। अब क्या मुद्दे लेकर आप फील्ड में जाएंगे? क्योंकि आपके जो पुराने MP हैं अरविंद शर्मा, पिछले दिनों उन्होंने यहाँ पे एक जनसभा की कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया और पूरे आश्वस्त भी दिखे हैं इस बात को लेकर कि पुराना जो आपका मौजूदा MP है वो तो फील्ड में नहीं है और मैं जो है जीत के आऊँगा। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो BJP से ही टिकट लेकर चुनाव में आ रहे हैं। देखो, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, विपक्ष में हो तब भी कह सकता है। और अगर कोई BJP में आना चाहता है तो मैं तो कहता हूँ अगर उसने आना है तो हुड्डा साहब को भी ले आते हैं, अगर वो आना चाहते हो। हम तंवर को भी इनवाइट कर सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में अगर जाना चाहता है तो उसको रोकना मैं समझता हूँ गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं। जहाँ तक मोदी सरकार की अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि ये उनके जो जनधन योजना, ये योजना, मैं समझता हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सफल जितने भी प्रोग्राम प्रधानमंत्री के रहे वो उनमें बहुत सफलता हमें मिली है अगर कुल मिला के देखा जाए। और सबसे बड़ी जो ऐतिहासिक सफलता मैं मानता हूँ अभी पिछले दिनों, क्योंकि 80% जनता तो किसान जो हैं वो तो गांव में रहते हैं और किसानों को जो न्यूनतम मूल्य बढ़ा के दिया सरकार ने, मेरे ख्याल में पिछले 70 साल में किसी सरकार ने इतना नहीं किसानों को दिया। आप देखिए ना, 50% तो वैसे ही बढ़ा दिया और कई जैसे कई चीज़ों के ऊपर अपना 90% भी गया, 100% भी गया। और इस हिसाब से देखें तो जो किसानों की आमदनी है वो अब पहले से 7-8 हज़ार रुपया पर किले के हिसाब से बढ़ और बढ़ेगी भी। तो ये मैं समझता हूँ अब तक की जो हमारी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो ये है कि हमने किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। सर, आप तो तारीफ कर रहे हैं सरकार की। आपकी पार्टी के कुरुक्षेत्र से सांसद है राजकुमार सैनी, वो मोदी जी के खिलाफ, आपके CM के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। तो वो समझ में नहीं आया वो क्या चक्कर है इनका? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत उनकी बात है, इसमें ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। जैसे वो जो बातें वो कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत हैं। एक व्यक्ति जो है राजनीति में अपनी बात को कैसे भी रख सकता है, कैसे भी रखें, उससे मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं ये समझता हूँ कि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो खुद अपना फ्यूचर जो है उनको पता होना चाहिए कि किस तरह उन्होंने चलना है, पार्टी के साथ चलना है या अपनी पार्टी बना के चलना है, ये फैसला उन्होंने खुद करना। 5 साल हो गए, पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही सर उन पे? नहीं, पार्टी एक्शन क्या ले उनके ऊपर, मतलब अभी भी तो उन्होंने थोड़ी सी ऐसी बातें की हैं जो कि पहले इतनी लगातार वो 2.5-3 साल से ही कर रहे हैं। और उनको पर आरोप भी लगा कि जाट जो आंदोलन हुआ है उनका जो मेन सूत्रधार है राजकुमार सैनी है, उनकी वजह से वो कड़वे बोल बोले हैं तो पूरा हरियाणा जला है। उसके बाद BJP के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं और ये कहते हैं कि BJP निकालेगी तो जाऊंगा, मैं खुद रिजाइन नहीं देता। यानी कि दो तरफ की सेटिंग तो नहीं चल रही, BJP में रहना भी चाह रहे हैं और BJP से बाहर भी जाना चाह रहे हैं। ये तो उनकी सोच है जो आप कह रहे हो सकता है उनकी सोच ऐसी ही हो, व्यक्तिगत सोच है उनकी, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। चलो सर, लास्ट सवाल करते हैं कि क्या मुद्दे हैं इस बारी पब्लिक में जाएंगे? 1 साल से थोड़ा ही समय रह गया, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मुद्दे जो रहेंगे नेशनल लेवल, क्योंकि मैं तो MP हूँ, नेशनल लेवल की बात करता हूँ। आपने जो बात करी कि मोदी जी की जितनी स्कीमें थी, मैं समझता हूँ वो हमारे अचीवमेंट्स हैं। और किसानों के साथ जो हुआ, अभी हो सकता है आगे चल के हमारी सरकार जो है किसानों को और सहूलतें दें। और अभी तो 1 साल पूरा पड़ा हुआ है और 1 साल में
मैं समझता हूँ कि हमारी मोदी जी की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार भी, हम सब मिलके बीजेपी पार्टी और हमारी सरकार, हम आने वाले समय में आम जनता को मुझे लगता है कि सहूलतें देंगे और उनको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे और हम फिर से जीत के आएंगे। चोपड़ा साहब, हुड्डा साहब अलग से अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तंवर साहब अपनी साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। इनेलो ने भी इस बार ये कसम खाई है, चाहे जोड़ तोड़ गठबंधन जो मर्जी करना पड़े, इस बार वो सत्ता में आकर रहेंगे। क्या मानते हैं, गठबंधन चलेंगे या हुड्डा साहब का रथ या साइकिल यात्रा ये आपस में ये एक हो जाएंगे बाद में? देखिए, जहाँ तक तो कांग्रेस का सवाल है, उनमें 2 या 3 ग्रुप हैं और तीनों ग्रुप जो हैं वो क्लेम, 3 नहीं 4 भी हो सकते हैं। तो उनमें ये चल रही कश्मकश चल रही है कि आखिरकार कौन, पहले तो अभी फैसला होगा कि कांग्रेस की कमान हरियाणा के अंदर किसको सौंपी जाती है। और जहाँ तक इनेलो का सवाल है, तो इनेलो एक खास बेल्ट में है, पावरफुल है। अगर ये कहा जाए कि इनेलो पूरे हरियाणा में छा जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वैसा हो सकता है। तो बीजेपी इस बार हमारी 47 सीटें हैं विधानसभा की, मैं समझता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हम आने वाले समय में चुनाव में 47 से 56-60 तक भी जा सकते हैं। 47 से 56 तक जा सकते हैं, जैसा कि अश्विनी चोपड़ा जी बता रहे थे। चुनाव की इनकी तैयारियां भी हैं, वो पूरी हो चुकी हैं, जैसा कि कह रहे हैं। संगठन की मीटिंग भी चल रही हैं और करनाल में कल इनकी अहम मीटिंग भी हुई है। वाइस ऑफ पानीपत के रविंद्र मोल्त्रा के साथ कुलवंत सिंह।